बात करेंगे करण जौहर के बारे में। उनके बारे में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि वो बॉलीवुड से अपनी दूरियां बढ़ा रहे हैं, बॉलीवुड को छोड़कर वो रीजनल सिनेमा की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हुआ है ऐसा करण जौहर की लाइफ में? ये नौबत क्यों आई? ये सोच कहां से आई? और वो करण जौहर जो आउटसाइडर तो छोड़िए, नेपो किड्स के अलावा किसी और के साथ बात तक करना पसंद नहीं करते, वो मुंबई से दूर क्यों अब रीजनल सिनेमा की तलाश में जा रहे हैं, रीजनल सिनेमा की तरफ जा रहे हैं? ऐसी कौन कौन सी वो मजबूरियां हैं करण जौहर के सामने, हम उसके बारे में बात करेंगे। रवि जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। ये खबर जब कुछ दिनों पहले तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के जरिए दी कि हम्म। करण जौहर एक्सपेंशन कर रहे हैं और रीजनल सिनेमा की तरफ रुख कर रहे हैं, वो बाहर के टैलेंट के साथ काम करेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में वो अपने दफ्तर भी खोलने जा रहे हैं। मैं ट्वीट आपके सामने पढ़ता हूं जो मेरे सामने है। जी। तो ये जानकारी ये बताती है कि शायद करण जौहर के जीवन में एक बड़ा बदलाव सामने दिख रहा है उनको। कहा यह गया कि धर्मा, जो करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है, दिल सेटअप रीजनल हब्स इन दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद और चेन्नई। इन 4 शहरों में उनके दफ्तर खोलेंगे और वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और बाहर के कलाकारों के साथ, मतलब लोकल टैलेंट के साथ काम करेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको रवि जी? क्योंकि करण जौहर का जब भी नाम आता है तो करण जौहर हमेशा बड़ा करते हैं। याद कीजिए, जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो शाहरुख खान के साथ पहली फिल्म की थी। फिर वो कभी खुशी कभी गम लेकर आए, जिसमें ऋतिक, करीना, काजोल, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, मतलब हमेशा करण जौहर का जब जिक्र आता है तो कहा जाता है बड़े नाम, बड़ा कैनवास, महंगी फिल्म, महंगा खर्च, बहुत बड़ा एक पिक्चर, एक बहुत बड़ी तस्वीर, जहां पे कमतर लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन अब तो ये छोटे छोटे शहरों में, इलाकों में जाकर सिनेमा बनाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा हमने बात भी की, काफी वो बेसन बेचते हुए नजर आए थे। जी हाँ, बेसन बेच रहे थे, यस। है ना। हम्म। देखिए, इसी को समय कहते हैं। हाँ मतलब समय रहने वाला नहीं, क्योंकि हाँ। आजकल बड़ी चर्चा में है। यही समय है। आप हाँ कितना ही ऊंचे उड़िए, वो फिर जमीन पे जी। उतार ही लाता है। जब उसको हम्म लगता है कि आप जो है सिर्फ हम्म। अपने मन की कर रहे हैं और आपको लगने लगा है कि वो मैं ही भगवान हूं वाला सिंड्रोम जो आ जाता है, तो फिर वो हाँ उतारना भी जानता है। तो करण जौहर के साथ यही हो गया था एक समय में कि मतलब मैं ही हाँ फिल्म इंडस्ट्री हूँ हाँ सारी, है ना। सारी मतलब कहना चाहिए कि सारे तार मुझसे ही जुड़े हैं, सब मेरी कठपुतलियां हैं, कुछ इसी अंदाज में वो काम कर रहे थे। हाँ और जिस तरह से उन्होंने दर्शकों को भी बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, जो हाँ। सिनेमा मैं बनाऊंगा उसी का ट्रेंड चलेगा, जिनको मैं बिल्कुल। लॉन्च करूंगा उन्हीं को आपको देखना है, हाँ सब कुछ हाँ है। मतलब मैं आपको फिल्मों में भी और दिखूंगा और मैं आपको टीवी पर भी दिखूंगा और हाँ मेरे ही चर्चे होंगे, फिर ओटीटी आएगा तो मैं ही वहां रहूंगा। हाँ तो हाँ इन सब के बीच में वो ये भूल गए थे कि जिस तरह हाँ का कंटेंट वो बना रहे थे सिनेमा इत्यादि में, उसमें हाँ। भारत तो कहीं था ही नहीं, हिंदुस्तान तो कहीं था ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं था। हाँ सारा हाँ कुछ न्यूयॉर्क, लंदन और सब हाँ विदेश था वहां पे। हाँ तो हाँ उनको हाँ लग रहा था कि मेरे लिए ऑडियंस तो वही है, और यही हाँ ऑडियंस क्योंकि मैं दिखा रहा हूं तो यही इंडिया का ऑडियंस, ये भी यही देखेगा। तो हाँ मैं ही अपनी मर्जी का मालिक हूं और बाकी जो है मेरी मर्जी को मानने वाले हैं। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ। भगवान तो फिर दर्शक है। हम्म दर्शकों के आगे किसकी चलती, वो देखता है देखता है देखता है धीरे धीरे, और फिर वो हम्म। अपने फैसले सुनाता है। अब क्योंकि इनका हाँ। जहाज बहुत बड़ा था, हम्म तो उसमें जब छेद भी हुए तो फिर उसको डूबने और नीचे आने में थोड़ा सा समय लगा। और हाँ डूबने की स्थिति तो सब जानते ही हैं। पिछले हाँ। साल इनको अपनी कंपनी का 50% स्टेक जो है वो बेच बेचना देना पड़ा। पड़ा। हाँ और हाँ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन भी है, दरअसल अब उसकी हाँ। भरपाई है। अब आपने हम्म। आधा तो गंवा दिया, हाँ अब आपको एक्सपेंड करना है, अब आपको बढ़ाना है, या जो बचा हुआ है उसको किसी तरह जो है बचाए रखना है। तो क्या करें। हाँ फिल्में आपसे बन नहीं रही है, एकदम साफ हो गया इस बात से। जब आप हाँ डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में उतर गए तो आपने हाँ मान लिया कि आपके पास आइडिया नहीं है। हाँ। आपकी वो जितनी जितना बड़बोलापन था कि हम जो बनाएंगे वही चलेगा, हम जो बनाएंगे वही देखना है लोगों को, तो हम्म। आपको अपनी सीमाएं भी समझ में आ गई। लोगों ने आपको आपकी सीमाएं याद दिला दी जब आपके हाँ सिनेमा को उठा के पटक दिया। और जब हाँ साउथ का सिनेमा आने लगा, जब दूसरे
रीजनल सिनेमा को तारीफ मिलने लगी, हाँ ओटीटी आया, लोगों ने कहा कि अरे असली कंटेंट तो अब दिखाए, आप तो बेवकूफ बना रहे थे। तो वो जो हाँ। आपके अहंकार पर जब उसने तगड़ी चोट की और फिर जेब पर उससे चोट पड़ी, और जब हम्म। आपकी आधी कंपनी बिक गई, तो अब क्या करें? तो अब थोड़ी सी बुद्धि जागी है, और बुद्धि जागी इस सेंस में ये कि जो कुछ है थोड़ा बहुत बचा लो, और इसमें हाँ थोड़ा सा, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में आते हैं, तो अपनी फिल्में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दूसरों की भी एक्वायर करेंगे। साउथ का हाँ सिनेमा आजकल चल रहा है, तो थोड़ा बहुत वहां से कुछ आएगा पैसा। पंजाबी हाँ। का मार्केट है, मराठी का मार्केट है थोड़ा। तो हम्म। फिर यहाँ पर वो जब ये सब करेंगे और वहां हाउसेस खोलेंगे ही, तो कहीं अब उन्हें लग रहा है कि अगर रीजनल सिनेमा लोग देख रहे हैं, तो यहाँ के टैलेंट को भी हम अपने साथ में लेते हैं। लोकल कुछ कहानियां, लोकल टैलेंट, अब वो कैसे इसको मैनेज करेंगे ये देखना है। क्योंकि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, उसमें भूमिका तिवारी ये इन्हें लेकर आए हैं, जो जी में थी पहले। अच्छा। वहां भी वो कंटेंट एक्वायर और यही सारा काम देख रही थी। तो अब यहाँ हाँ उनको जो है डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट का जो है एक्वायर करने वाला मामला उनका हेड बनाया। 20 साल से ज्यादा जो है वो ये हाँ काम कर रही, लंबा एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी फिल्मों से जुड़ी रही हैं। तो हाँ जी से वो यहाँ पर आई हैं, तो अच्छा खासा हाँ एक्सपीरियंस तो है ही। अब उनके हाँ एक्सपीरियंस का करण जौहर कितना फायदा उठा पाते हैं, हाँ। ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपकी कंपनी में काम करने आता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आप उसको कितनी छूट देते हैं, कितनी आजादी देते हैं, कितना उसके उसकी और उसके अनुभव की सुनते हैं, या फिर आप अपनी अपनी चलाते हैं। तो हम्म। ये सारी, तो ये अभी अनाउंसमेंट तो अच्छा है, लेकिन हाँ। बहुत हद तक ये वही है कि मुझे लगता है कि आपको अपनी सीमाएं अब समझ में आने लगी है, कि हम एक लिमिट्स, हमारी लिमिट आ गई है, हम इससे आगे कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते हैं, इससे आगे हमारी समझ नहीं, आपको दूसरों की मदद अब लेना पड़ेगी। करण जौहर को जिस तरह से हम देखते आए हैं, करण जौहर की जो स्टार्टिंग हुई वो डीडीएलजे में असिस्ट कर रहे थे आदित्य चोपड़ा को, और एक बहुत बड़ी फिल्म जो बॉलीवुड के इतिहास में बड़े स्वर्णिम अक्षरों में इसका नाम लिखा जाता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो उनके मतलब कहते हैं ना कि उनका डेब्यू वहां से हुआ था। करण जौहर की शुरुआत बॉलीवुड में वहां से हुई। फिर उन्होंने ये तक हमने देखा कि उनके साथ सलमान काम करने को तैयार हो गए, कुछ कुछ होता है का छोटा सा रोल करने को शाहरुख तैयार थे, और हमने देखा कि करण जौहर ने बड़ा मर्जी का काम किया, बड़े कंफर्ट जोन में काम किया, बड़े नामों के साथ काम किया, अपनी शर्तों पर काम किया। और उनकी एंट्री कुछ ऐसी थी जैसे कि बॉलीवुड के वो राजकुमार हो, उन्होंने खुद को बॉलीवुड के राजकुमार के तौर पर ही पेश भी किया। फिर चाहे उनका कॉफी विद करण वाला शो हो, वहां पे जिस तरह की गॉसिप होती थी, जिस तरह के लोगों को बुलाते थे, जिस तरह के वो सवाल पूछ पाते थे, जर्नलिस्ट वैसे सवाल नहीं पूछ पाते थे फॉर वेरियस रीजंस। उसके बाद उनकी एक ऐसी ब्रांडिंग हो गई कि ही इज द इनसाइडर। और फिर ये होता था कि भाई बॉलीवुड की सबसे हॉट गॉसिप अगर किसी को पता हो सकती है, तो न सिर्फ वो करण जौहर को पता हो सकती है, बल्कि उनके लिविंग रूम में वो गॉसिप होती थी, वहां से कहानियां निकलती थी। बहुत कुछ इस तरीके का परसोना निकल कर आया करण जौहर का, जो कहा गया कि भाई बॉलीवुड यहीं से शुरू होता है, खासकर जो नई पीढ़ी। एक तरह से हमें ऐसा लगा कि वो ट्रेंड सेटर है। बिल्कुल। लेकिन ये जो खबर आई है कि रीजनल सिनेमा की तरफ रुख है, यहां वो ट्रेंड सेटर नहीं है, यहां वो मजबूरी में घुटने टेक कर ट्रेंड को देखते हुए जा रहे हैं, कहां जा रहा है ट्रेंड, अब मुझे भी वहीं जाना है क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है। तो ये एक तरह से करण जौहर के करियर का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल के तौर पर हम देखें, एक बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज के तौर पर हम देखें, जमीन पर आने के हिसाब से देखें, क्योंकि जिस शख्स का करियर ही इतनी ऊंचाई से शुरू हुआ हो कि पहली फिल्म ही डीडीएलजे थी, दूसरी कुछ कुछ होता है थी, तीसरी में कभी खुशी कभी गम था, मतलब जिसने कभी जमीन देखी नहीं, जो हेलीकॉप्टर में उड़ता था, जिसका हीरो एनआरआई होता था, मतलब आप कहीं से ले जाएं। काजोल ने तो एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि मैं करण के साथ काम इसलिए करती हूं, मुझे मालूम है मुझे कभी गरीब नहीं बनाएगा ये। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जिनके बारे में दिए गए हों, जिस तरीके का मतलब एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एक प्रिंस वाली वो इमेज एक लेकर आए कि भाई मैं हूं बॉलीवुड का प्रिंस। और अब ये जो बॉलीवुड का प्रिंस है, आज इस बॉलीवुड के प्रिंस का हाल ये है कि ये अपनी सल्तनत तो हो चुका है, अब ये अपनी कहीं कहां नई जमीन तलाशी जाए। मुझे लगता है कि करण जौहर से जुड़ी ये जो खबर है, ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़े अलार्म की तरह है कि जागो मोहन प्यारे, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जो गाड़ी बिल्कुल।
करण जौहर की छूट चुकी है। करण जौहर अब छूटी हुई ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, वो जो डीडीएलजे में हमने देखा था, ये वो छूटी हुई ट्रेन है। अब ये छूटी हुई ट्रेन वो पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, कौन से स्टेशन पे पकड़ेंगे, कितना पीछे रह जाएंगे, और अगर ट्रेन में चढ़ भी पाए तो क्या पहले जैसी स्थिति होगी, क्या रफ्तार पहले वाली होगी, नहीं होगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि इतने सारे इक्वेशन चेंज हुए। और मैं कहूंगा यहां पर कि करण जौहर ने अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा अब्यूज किया। करण जौहर ने ठीक अपनी बात है। पोजीशन को अब्यूज क्यों किया है? क्योंकि आप जहां पर थे वहां से आप बहुत सी नई, मैं जोर देकर कहूंगा नई चीजों को शुरू कर सकते थे, लेकिन आप वही चीजों को पीटते रहे। किसका भांजा, किसका भतीजा, किसकी बेटी, किसका क्या लॉन्च करूं। मतलब आपने अपनी पोजीशन को जो अब्यूज किया, ये ऊपर वाले ने आपको दिखाया आईना कि ये है अब आपकी तस्वीर, बचा सकते हो तो बचा लो। और इस आईने में अब करण जौहर को अपनी शक्ल देखकर डर लग रहा होगा। भयावह है ये तस्वीर करण जौहर जैसे व्यक्ति के लिए। आप खुद सोचिए, किसी भी जॉनर में, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में, जब आप इतनी ऊपर से लॉन्च होते हैं और आप अपनी शर्तों पर काम करते हैं और आप ये दिखाते हैं कि मेरे लिए तो शाहरुख खान खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि कौन सी फिल्म मैं बनाऊं तो वो हां करें, तो जिस तरीके से अब पतन 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 जो हो रहा है, आधी कंपनी आप बेच चुके, आप क्या इसमें और कुछ पॉजिटिविटी देखते हैं क्या रवि जी? मतलब मैं करण जौहर के नजरिए से देखूं तो बहुत बड़ा डाउनफॉल है उनका, बहुत बड़ा, मतलब वो टूट के गिरे हैं नीचे। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है जो चीजें आप कह रहे हैं, आप आज के करण जौहर को फिजिकली भी देखिए, ये वो करण जौहर नहीं है। पिछले 1 साल में करण जौहर जिस तरह से दिखाई देने लगे हैं, उनके चेहरे पर जिस तरह से उसका नूर, उसकी चमक गायब हो गई है, उनके गालों में गड्ढे जो धंसे हुए दिखाई देने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं उनकी सेहत कैसी है। जो एक से एक स्टाइलिश कपड़ों में, ड्रेसेस में आते थे, वो हाँ। ओवरकोट नुमा और एकदम झुके हुए कंधों पे बड़े बड़े कोट डाले हुए नजर आ रहे हैं आजकल। लोग पूछ रहे हैं क्या भाई आपकी तबीयत ठीक है? हम्म। टर्म बताया था कि नहीं नहीं मैं पता नहीं वो कौन सी टर्म थी। तो उनका ठीक। अपीयरेंस भी देखिए किस तरह से बदला है। और जो आप अब्यूज करने वाली बात कर रहे थे पोजीशन को, इसमें हाँ। एक चीज मैं और जोड़ूंगा। हाँ। टेलीविजन पर अगर कंटेंट को खराब किया, लोगों की मानसिकता को दूषित दूषित किया, उसमें एकता कपूर का अगर बड़ा रोल है, हाँ। तो उतना ही रोल जो है करण जौहर का भी है। हाँ। अपने कॉफी शो में वो जिस तरह की बातें करते थे इंटरव्यू में, हम्म। जिस तरह से लोगों की प्राइवेट लाइफ के बारे में, जिस तरह से अपने शो पे दूसरे लोगों को, दूसरे मतलब जिन एक्टर्स को पसंद नहीं करते हैं, या वहां वो जो क्लास डिवीजन करते थे बॉलीवुड में कि भाई तुम ऊंचे क्लास के हो, फलाना नीचे क्लास का है, किसी को हाँ। खास टारगेट बना के जो है उसकी निंदा करना अपने शो में या उसको नीचा दिखाना, ये जो सारी पॉलिटिक्स का सेंटर बना लिया था उन्होंने हाँ। अपने शो को और खुद को बॉलीवुड हाँ। में, ये एक और सीरियस स्थिति है जिसको आप कहते हैं ना अपनी पोजीशन को अब्यूज करना। आप खुद हम्म। सेंटर में बैठ गए और आप वहां बैठकर पॉलिटिक्स करने लगे बॉलीवुड की, हम्म। जिसमें तमाम लोगों की इमेज खराब हुई, जिसमें तमाम लोगों का मजाक उड़ाया गया, और उसके पर्दे के पीछे तो पता नहीं क्या क्या चीजें होती रही। हाँ। तो वो स्थितियां भी उसको भी देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने कुछ 2-4 ठीक ठाक फिल्में बनाई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो आपका बनाया हुआ क्रिएशन है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन आपने बहुत कुछ ऐसा भी किया है पर्दे के पीछे जिसने बहुत लोगों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाया, बहुत लोगों के करियर को नुकसान पहुंचाया। जी। और ये जो नेपोटिज्म वाला झंडा उठाकर जो आप चल पड़े, हाँ। और इसने तो इंडस्ट्री के कई कई साल खराब कर दिए भाई। हाँ। कई कई टैलेंट्स को आने से रोक दिया या उनके हाथों से मौके छीन लिए। तो ये चीजें तो की है। और एक और बात है जो आप कह रहे हैं कि भाई ये बात सही है, जिस जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था आज वो हाँ। बहुत वहां से नीचे आ गए। आप अगर उन्हीं के नजरिए से देखें तो जिस पोजीशन पे थे वो हर लिहाज से वहां से वो बहुत नीचे हैं। और ये वाकई बॉलीवुड के लिए भी अलार्मिंग है बहुत। एक घंटी बज रही है खतरे की। और पिछले कई दिनों से, बल्कि शायद 2-3 महीनों से, एक और खबर, मतलब अभी तक हम्म। नाम नहीं आया है लेकिन हाँ। लगातार मीडिया में भी छपा है कि जी। बॉलीवुड का एक और बड़ा प्रोडक्शन हाउस जो है वो हाँ। उसका ऐसा फॉल डाउन होना है, उसका हश्र पतन होने जो है वाला है। वो
हश्र होने वाला है। हॉलीवुड की एक कंपनी से बात चल रही है, लगभग फाइनल हो चुकी है। तो वो हाँ खबर भी कभी भी एक बड़े धमाके के साथ जो है वो सामने आ सकती है। मतलब बॉलीवुड जिस तरह की मनमानी कर रहा था, जो हाँ सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बना लिया था उसने फिल्मों को या फिल्म इंडस्ट्री को, जिसमें जिसका ना तो आम दर्शक से कनेक्ट रह गया था, जिसका ना आर्ट से कनेक्ट रह गया था, जिसने उसको सिर्फ एक नोट छापने की मशीन में बदल दिया था। कितने नोट छापे, मतलब कैसे नोट छापे कि उल्टा आपका पतन हो रहा है उसमें। हाँ मतलब ये कमाल की कमाई की आपने कि उधर आप नोट बना रहे थे और इधर आपका ऐसा पतन शुरू हो गया है कि आपके बिकने की नौबत आ गई। तो जो आपने सिनेमा से बेईमानी की थी, जो आपने दर्शकों से बेईमानी की थी, ये उसका नतीजा आपके सामने है। और यही वजह है कि बेसन का विज्ञापन करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि आज आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपनी एक नई शुरू करनी पड़ी, जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो अब जो है रीजनल टैलेंट ढूंढेंगे, रीजनल सिनेमा को लेके आएंगे। अरे भाई, रीजनल सिनेमा आपका मोहताज नहीं है, रीजनल टैलेंट आपका मोहताज नहीं है, तो साफ हो चुका है पहले। मतलब अब आप उसके पास जा रहे हैं घुटने के बल बैठकर। नतीजा देखिए, तो यही होना था और निष्कर्ष भी यही निकलता है अब। ये जो करण जौहर एक केस स्टडी निकल कर आए हैं, और क्योंकि हम पूरे बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं इस समय, करण जौहर का ये डाउनफॉल एक बहुत बड़ी केस स्टडी है बाकियों के लिए भी, कि जब आप अपनी जगह पर रहकर नाइंसाफियां करते हैं, चाहे वो टैलेंट के साथ हो, चाहे वो उस पूरी इंडस्ट्री के साथ हो, चाहे वो चलन के साथ हो, चाहे गलत मिसालें खड़ी करने के मामले में हो, या फिर गलत चीजों को बढ़ावा देने के मामले में, तो आपके साथ वक्त ये खेल खेल सकता है। डीडीएलजे जैसी फिल्म से अपना करियर शुरू करने वाले करण जौहर ने कभी सोचा होगा कि वो जाकर दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में लोकल टैलेंट को हंट करेंगे, वो क्षेत्रीय कलाकारों के साथ काम करेंगे, जो मुंबई में भी एक खास कैंप को ही एंटरटेन करते हैं, कि करण जौहर की अगर आपको पार्टी में जाना है तो आपको एक खास लेवल में ही आपकी एंट्री होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो करण जौहर से आप उनकी पार्टी में आप इनवाइटेड हो। उनकी पार्टी में पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन जैसे लोगों को एंट्री नहीं होती है, क्योंकि वो एक सर्टेन क्लास, और क्लास कहां से आता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो शख्स जब देश के छोटे गांव शहरों में जाकर वहां के क्षेत्रीय कलाकारों के साथ काम करने की इच्छा जता रहा है। मुंबई में एक इलाका है मीरा रोड। जी। तो जो लोग मुंबई में नहीं रहते उनको मैं बता दूं कि मीरा रोड जो है मध्यम वर्गीय इलाका है। अब बहुत सारे टीवी स्टूडियोज वहां पर हैं, टीवी आर्टिस्ट भी काफी वहां रहते हैं। तो वहां पर एक प्रोजेक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया। तो उसके एड कुछ उन्होंने ऐसे लगाए कि करण जौहर लॉन्चिंग अ स्टार इन मीरा रोड। पता चला वो कोई बिल्डिंग का लॉन्च था। तो जिस तरीके के हाल फिलहाल में ये लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने बताया बेसन बेच रहे हैं, खुद की कंपनी आधी बेचनी पड़ी, अब ये जा रहे हैं क्षेत्रीय सिनेमा में को बढ़ावा देने। असल में क्षेत्रीय सिनेमा को क्या बढ़ावा देने जा रहे हैं, खुद को बढ़ावा देने जा रहे हैं। अब ये अपनी बिल्कुल। नौकरी तलाश रहे हैं, ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि यहां तो मामला गड़बड़ हो चुका है। ये जिनके इन्होंने बड़े बड़े पेचेक्स काटे हैं, अब वो आधे और चौथाई में तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि अब उनके भांजे भतीजों के लॉन्च का टाइम आ गया। फिर चाहे वो अजय देवगन हो, सलमान खान हो, या कोई और बड़ा नाम। अब शाहरुख खान भी ध्यान देंगे आर्यन और सुहाना पर। तो आर्यन और सुहाना जब आएंगे, अपना करियर बनाएंगे बॉलीवुड में, तब करण जौहर चेन्नई में और हैदराबाद में और छत्तीसगढ़ में कलाकार तलाश रहे होंगे। आप सिनेरियो देखिए पूरा। भाई आर्यन जो है हॉलीवुड स्टार के साथ अपनी फिल्म शूट कर रहे होंगे, और छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठे होंगे करण जौहर, रायपुर के लोकल कलाकार के साथ वो स्क्रीन टेस्ट कर रहे होंगे। तो ये तस्वीर जो बन रही है ना, ये तस्वीर जो है, अब किसी को लगे ना लगे, तमाचे की तरह कईयों को लगती है ये। अब किसी को ना लगे तो वो उसका गाल और उसकी दर्द और उसका स्थिति, लेकिन देखने वाले और कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं। देखिए, नेपो किड्स को लॉन्च करने वाले करण जौहर हैं। हाँ। पिछले 2-3 साल पहले ये खबरें बड़ी तेज थी कि हम्म। वो आर्यन खान को भी लॉन्च करना चाहते हैं। वो बड़ा पीछे पड़े हुए थे कि मैं आर्यन खान को लॉन्च करूंगा। हम्म। लेकिन शाहरुख खान बहुत स्मार्ट है, हम लोग जानते हैं इस बात को अच्छे से। हाँ हाँ।
शाहरुख खान शाहरुख तो समझ, भाई एक श्रूड बिजनेसमैन है, मैं हाँ हमेशा कहता रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, हाँ। वही वही वो सब भांप लेते हैं चीजें। हम्म। तो ना तो सुहाना को लॉन्च करने के लिए उनको करण जौहर की जरूरत पड़ी, आर्यन हम्म। खान को उन्होंने लॉन्च नहीं करने दिया। शाहरुख खान इस चीज को समझ चुके थे बहुत अच्छे से। हाँ तो हाँ। ना तो करण जौहर के बैनर की जरूरत पड़ी आर्यन को कि ठीक है अगर वो डायरेक्टर भी बन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि करण जौहर लॉन्च करेंगे, पापा ने तुरंत नेटफ्लिक्स में बात कर ली। तो हाँ उन्होंने दूसरा ही गेम सेट कर दिया उसके लिए। बेटी भी जो है वो कोई उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस है वहां से लॉन्च नहीं। और मुझे लगता नहीं हाँ कि आने वाले दिनों में इन दोनों बच्चों के साथ करण जौहर कोई फिल्म कर पाएंगे अब, क्योंकि जिस क्लास को उन्होंने बढ़ावा दिया बॉलीवुड में, हाँ। वो क्लास अब करण जौहर के साथ भी आप देखिए कि किस तरह से डिवाइड होते हुए कहाँ शाहरुख खड़े नजर आएंगे और कहाँ करण जौहर खड़े नजर आएंगे। मतलब हमने ये नहीं सुना कि आर्यन खान डायरेक्टर बन रहे हैं तो वो हाँ छत्तीसगढ़ में और बिहार में और राजस्थान में जाकर अपने लिए कलाकार ढूंढ रहे हैं, वो यही हैं। वो करण यही। जौहर वहां पहुंच चुके हैं। तो करण जौहर जो कहते थे कि मैं तो नेपो किड्स का झंडा बरदार हूं, पकड़ के खड़ा हूं यहाँ पे, सब सबकी मैं बोली लगाऊंगा, आज खुद की क्या नौबत है। करण जौहर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे ये लगता है कि करण जौहर ने अपनी मजबूत स्थिति में रहते वक्त इंडस्ट्री को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से वो ले सकते थे या लेना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने अगर कुछ नए कलाकारों को, नए टैलेंट को, मैं कलाकार जब यहां पे कह रहा हूं तो सिर्फ अभिनेता या अभिनेत्री से मामला नहीं है, वो राइटर भी हो सकते हैं, वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, अगर उन्हें इतना मौका दिया होता। लेकिन वो अपने ही एक, उन्होंने एक अपना पॉलिश जोन बनाया और उसमें खेलते रहे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उनके सबसे करीबी सखा, सबसे करीबी दोस्त, जिनकी वो बड़े भाई की तरह इज्जत भी करते हैं, जो उनके सबसे करीबी दोस्त भी हैं, शाहरुख खान, उनके दोनों बच्चे लॉन्च होंगे और उसमें दूर दूर तक कहीं कोई रोल करण जौहर का नहीं होगा। ये कोई सोच नहीं सकता था। और शायद ये बात खुद शाहरुख को भी नहीं पता होगी, क्योंकि वक्त जितनी तेजी से 2020 के बाद बदला है, उस वक्त ने बहुतों को बहुत कुछ दिखा दिया। भाई करण जौहर एक अलग ही दुनिया में थे, एक अलग ही हवा में थे भाई। जब वो अपनी, फिर जब वो कामयाब थे और जब वो अपनी फिल्मों की कहानियां लिख रहे थे तो वो हिंदुस्तान में बैठ के तो कहानी भी नहीं लिखते थे। उनको डायरी और पेन लेके लंदन और न्यूयॉर्क जाना पड़ता था कि वो वहीं हम्म। बैठकर लिख पाएंगे। उनका लिखना भी वहां होता था, उनका लिखना भी यहाँ नहीं हो पाता था उनसे। हाँ तो हाँ। वो एक अलग ही दुनिया में थे। और जब तक उस दुनिया का झंडा यहाँ फहराता रहा, जब तक दर्शक देखते रहे उस तरह के सिनेमा को, तब तक ठीक है, आप राजा बने हुए थे। लेकिन जैसे ही दर्शकों ने ठुकराया उस सिनेमा को, तो आपका पूरा साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो गया। और हम्म। यही वजह है कि अब जब आपकी नींद खुली है, तब हम्म। आपको लग रहा है कि अरे अब ये तो अब मुझे जाना पड़ेगा, वहां से टैलेंट लाना पड़ेगा। तो हाँ कितनी ईमानदारी से करेंगे ये बाद की बात है। हाँ। लेकिन वो जो आपने एक ऑरा क्रिएट किया था, जैसा आपने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री के राजकुमार की तरह जो है वो नजर आते थे, खुद को पेश भी वैसे ही करते थे कि सारी चीजें मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। और हर आदमी जो है उनके शो में, कॉफी वाले शो में जाना चाहता था, उनकी पार्टियों में जाना चाहता था। हालांकि उनकी पार्टियों के जो एक आध वीडियो तो बड़ा चर्चित हुआ जो निकल के आया, वो खास हाँ किस्म के माल वाली पार्टी जो थी। हाँ। तो जो हमें तो, उसने, मैं तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दीपिका हाँ पादुकोण ने हमें बताया कि सिगरेट को माल कहते हैं। बिल्कुल वो माल वाली पार्टी जो थी, वो दिख रहा है, सबके चेहरे पर दिख रहा है, हाँ सबकी हवाइयां उड़ी हुई है, कभी कुछ नहीं कहा गया उस पर। तो जितना उन्होंने अपने आप को पूरा बंद रखा और एक बहुत क्लासी बताया, पर वही होता है कि जब एक बार चीजें दरकने लगती हैं तो फिर एक एक करके सब कुछ जो है वो सामने आता जाता है। तो जैसे जैसे उनकी ये तस्वीर सामने आती गई, वैसे वैसे दर्शक उनको छोड़ते चले गए। अब ये अलग बात है थोड़ा सा कि कोरोना आ गया तो ये जल्दी भरभरा गए, वरना 2 4 5 साल शायद और चल सकते थे। तो वो जो कंटेंट वाला भी मामला हो गया, उसने इनके साथ बड़ी चोट कर दी कि दर्शकों को असली सिनेमा समझ में आ गया कि यार ये सिनेमा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। उनको देखने का मौका मिला, उनको कहानियां किस अलग अलग तरह की कही जा रही हैं सिनेमा की दुनिया में, चाहे भारत के अलग अलग हिस्सों की हो चाहे दुनिया की हो, वो सब नए ढंग से जब देखा लोगों ने, तो फिर इनके सिनेमा का जो बुरा हाल हुआ वो होना ही था, उसको कोई बचा नहीं सकता था। अब वही है कि चाहिए छत्तीसगढ़ में जाएं, चाहे पहाड़ों पे जाएं, चाहे साउथ में जाएं, कहीं से भी टैलेंट ढूंढें, क्या ये उतना पैसा खर्च करेंगे जितना ये नेपो किड्स को लॉन्च करने पे खर्च करते थे?
या इनका सपना ये है कि यार जैसा थोड़ा बहुत कम बजट में जो है, क्योंकि पिछले दिनों में इन्होंने बजट का बड़ा रोना रोया है कि अरे भाई ये तो इतना पैसा मांगते हैं, इनकी ओपनिंग इतनी लगती। तो क्या कहीं करण जौहर के दिमाग में ये है कि मेरे नाम का जो ऑरा है वो अभी भी शायद वर्क करेगा और लोग सिर्फ मेरे नाम की वजह से मेरे साथ में काम कर लेंगे, सिर्फ इस खुशफहमी में काम कर लेंगे कि अरे करण जौहर की कंपनी में हमें काम करने मिल रहा है, करण जौहर हमें लॉन्च करेंगे या करण जौहर की कंपनी हमारी फिल्म को प्रेजेंट करेगी, तो क्या लोग जो है इनके साथ आसानी से जुड़ जाएंगे? देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो होगी वो पूरी बिजनेस डील होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में जब होगा, नाम से काम नहीं होगा, वहां पे सब अपनी अपनी शर्तें मनवाते हैं जब बिजनेस होता है। क्या करण जौहर अपना कॉफी वाला शो भी छत्तीसगढ़ और रायपुर और छोटी जगहों पे शूट करेंगे? दूसरा, करण जौहर ने ये कदम जो अभी उठाया है क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के नाम पे, वो तो यही कहेंगे ना, मैं क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा दे बिल्कुल रहा हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बढ़ावा आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले क्यों नहीं दिया गया? और आज अगर आपको लगा भी कि हमें बॉलीवुड से अलग कुछ करना है, तो आप फिर अभी विदेश क्यों नहीं गए? आपको ये क्यों नहीं लगा कि एनआरआईज में भी तो बड़ा टैलेंट होता है? चले जाते कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं इंग्लैंड, कहते कि मैं वहां रहने वाले भारतीयों को लेकर फिल्म बनाऊंगा क्योंकि मैं तो शुरू से ही वो रहा हूं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं और बहुत बुरी तरीके से करियर धड़ाम हुआ है। और जब सोचिए करण जौहर का ये हाल है, तो बाकियों का क्या हाल होगा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री में कैंप सिस्टम है, सभी जानते हैं, सब लोग अपने अपने कैंप बना के काम करते हैं। करण जौहर का बड़ा बड़ा वाला कैंप था। तो आज जब उस करण जौहर को भी बॉलीवुड से बाहर जाकर अपनी जमीन तलाशने की जरूरत पड़ रही है, वो भी ऐसे मौके में जब उनके सबसे परम मित्र शाहरुख खान के दोनों बच्चे लॉन्च हो रहे हैं और सुहाना की लॉन्चिंग में तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है शाहरुख, आर्यन के में भी इन्वॉल्व है, सुहाना के में भी इन्वॉल्व है। ऐसे में शायद किसी ऐसे शहर में बैठे हैं करण जौहर जहां मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट जाती भी है कि नहीं, पता नहीं। देखिए ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है जी। करण जौहर अकेले नहीं है जो बाहर अब अपने लिए संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। बॉलीवुड के सारे ए लिस्टर्स और ये बड़े बड़े लोगों का यही हाल है जी। सब बाहर जो है मतलब साउथ जा रहे हैं, वहां के डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाह रहे हैं, साउथ में अपने लिए फिल्में ढूंढ रहे हैं कि वहां की फिल्मों में हमको रोल मिल जाए, नहीं हो तो साउथ से जो फिल्म हीरोइनें अभी चल रही हैं उनको ले आए तो अपने साथ काम करा लें। रामगोपाल वर्मा का एक इंटरव्यू आया है कि यूट्यूब पे कल, उसमें उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात, मतलब ये बताता है, वो यही कह रहे हैं कि मतलब बॉलीवुड में जो लोगों को सिनेमा की अब कितनी समझ बची है। उन्होंने बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर का नाम लिए बिना ये कहा कि भाई उस आदमी ने जब पुष्पा देखी तो बोले, कहा कि बोले ये फिल्म, बोले, और अल्लू अर्जुन के लिए उस व्यक्ति ने कहा, अरे नॉर्थ का और हिंदी का जो ऑडियंस है ना, इसके मुंह पे थूकेगा भी नहीं। ये उन्होंने कहा कि ये उस प्रोड्यूसर के शब्द थे। बोले मैं सोच रहा हूँ कि आज उस प्रोड्यूसर का क्या हाल हो रहा होगा, आज वो क्या सोच रहा होगा। मतलब उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपको कहानी की, आपको सिनेमा की कोई समझ नहीं है, आप दर्शकों की नब्ज को पढ़ना भूल चुके हैं। जिस पुष्पा ने तेलुगु से आकर धमाल कर दिया यहाँ पर, आपके सिर पर पैर रखकर वो सबसे बड़ा सिनेमा और सबसे बड़ा हीरो बन गया है, उसको आपके वहां का एक प्रोड्यूसर, मतलब आप ठीक है उसको रिप्रेजेंटेटिव ही मान लीजिए बॉलीवुड को कि वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यही माना जा सकता है। क्योंकि कई और इस तरह की बातें पहले भी आई है, मतलब कि अगर पुष्पा जैसी कोई स्क्रिप्ट या कहानी जो है बॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास ले जाई जाती तो वो तो फेंक देता, कहता ये क्या बकवास लेके आए। तो क्योंकि इनका दिमाग, वही कहा कि जब लंदन न्यूयॉर्क में जाके आपको कहानी लिखनी है, वहीं पे अपने सारे कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने हैं, वही एनआरआई सिनेमा बनाना है, तो आप तो अपनी जमीन, अपने दर्शक, अपने हीरो तो भूल ही चुके थे। और जो थोड़ा बहुत इनके आसपास बचा भी रह गया है आखिरी के दिनों में, तो इनकी कोशिशें देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी जमीन की ही कोई फिल्म बनाए, लेकिन वो बना नहीं पा रहे क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ही खत्म हो गई है, क्योंकि ये भूल ही गए कि हिंदी का सिनेमा कैसा हुआ करता था, हिंदी का दर्शक क्या चाहता है। जब आपने समोसा खाया ही नहीं है, जब आप पिज्जा खाते रहे तो आपको समोसे पता ही नहीं बनता कैसे, कैसा स्वाद दें, कौन सी चटनी डालें इसमें, आलू कितना हो, मसाला कितना हो।
आप पिज्जा के पीछे भागते रहे। अब आप बुढ़ापे में आके आपने कहा नहीं अब तो मैं समोसे बेचूंगा, तो समोसे कैसे बनेंगे जब आपको सीखने का टाइम था? क्योंकि ये बात तो मैं कहता हूं, एक बार बहुत पहले रणबीर कपूर ने अपने इंटरव्यू में बात कही थी जब उनकी पहली फिल्म आ रही थी सांवरिया, कि मुझे आमिर खान ने सलाह दी थी कि तुम स्टार बनो उससे पहले हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों को देख कर आओ, क्योंकि एक बार स्टार बन गए तो जा नहीं पाओगे। लेकिन रणबीर कपूर ने कहा कि मैंने उनकी वो सलाह नहीं मानी, और मैं आज भी इस बात का अफसोस करता हूं कि मैंने उन शहरों को तब नहीं देखा जबकि मैं वहां घूम सकता था एक गुमनाम चेहरे की तरह, और समझ सकता था वहां की भाषा, बोली, कल्चर को समझ सकता था। अब दिक्कत वही है, आमिर खान हो या रणबीर कपूर हो या बॉलीवुड के जितने बड़े नाम हैं, इन्होंने बांद्रा में पाली हिल देखा है या जुहू देखा है बस, या इसके बीच का जो मुंबई है वो देखा है, तो वहां आपको पता ही नहीं चलता है। अब आप अगर रीजनल सिनेमा में आप जा रहे हो तो अब तो वो आपके लिए एक नए स्कूल में दाखिला लेने जैसा है। वैसे तो ठीक है, सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है और कोई उम्र होती नहीं सीखने की, लेकिन आपने जिस वक्त आप कर सकते थे, आपने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आप उस वक्त कहते हैं ना कि आप ऐश कर रहे थे। आपको था कि हम तो बस अब बस वो आराम की जिंदगी हम जिएंगे कि हम अपने कंफर्ट, अपनी शर्त और अपने लोगों के साथ काम करेंगे। आज जब आपको समझ में आया कि वही लोग जिनको आपको लगता था कि आज मैं शाहरुख के साथ काम कर रहा हूं, कल मैं आर्यन के साथ करूंगा, आज मैं फला कपूर के साथ कर रहा हूं, फला की बेटे बच्चे भांजे भतीजे के साथ करूंगा, लेकिन अब वक्त बदल गया, लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। एक और चीज है, अभी अनुराग कश्यप ने भी ये कहा था कि मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा। खैर उन्होंने एज ए एक्टर बोला था कि मैं छोड़ दूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं साउथ में काम करूंगा। तो अब देखिए, जिस बॉलीवुड को इन लोगों ने बनाया, अब ये उसे ही छोड़कर जाना चाहते हैं या उसी से कन्नी काटकर कहीं और जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि यहां इन्होंने गंद फैला दी है। यहाँ की जो प्रैक्टिस है वो आपने खराब कर दी है, तो इसलिए अब आपको दूसरी जमीन की जरूरत पड़ रही है। अगर आपने इसी को अच्छी बगिया बनाया होता तो फूल यहां भी खिलते रहते, खेती यहां भी चलती रहती, लेकिन आपने यहां पे चरस ही बो दिया। तो अब आपको ये भी छोड़कर भागना पड़ रहा है। इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा। हाँ जब ये हाँ पिज्जा खा रहे थे हाँ तब भी इन्हें हालात समझ में आ रहे थे, लेकिन भले ही समोसा ना खाते हो, लेकिन समोसे वाले क्रिटिक्स की एक जमात इन्होंने तैयार कर दी हाँ खुद हाँ पिज्जा हाँ खाते खाते। हाँ हाँ और उनको समोसा खिला खिला के अपने पिज्जे को किसी तरह बचाए रहे। हाँ 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 लेकिन आखिर में वही हुआ कि भाई कब तक वो समोसे वाले भी आपको बचाते। फाइनली तो दर्शक को समझता है भाई, हाँ हाँ फाइनली तो घटनाएं बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, मतलब समय बदलता है। तो वो समोसे वाले भी नहीं बचा पाए आपको, तो आखिरी में वो थोड़ी आपकी बिल्कुल। कंपनी जो है बिकने से रोक पाए। और वो अभी भी कुछ नहीं कर सकते भाई, आपको जाना ही पड़ गया। आप हाँ जाएंगे, आप रीजनल रीजनल सिनेमा में अपने लिए जब टैलेंट ढूंढेंगे और सिनेमा जब बना के लाएंगे, तो ऐसा थोड़ी कि मतलब आपने बनाए और इसी नाम पे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपकी कंपनी जो है एक रीजनल फिल्म को लेके आ रही है, या आपकी कंपनी ने एक रीजनल टैलेंट जो है उसको ढूंढा है, उसको आप लॉन्च कर रहे हैं। और आप कितना ही लॉन्च करें, इनका वो जो नेपो वाला मोह है वो छूटता ही नहीं है। वही अनन्या पांडे और वही आलिया भट्ट, उससे बाहर आज की डेट में ये अभी भी नहीं देखते हैं। जैसे बेसन वाले एड में अनन्या को लेके आ गए, 2 दिन पहले इन्होंने यूट्यूब पे एक इंटरव्यू दिया, तो वहां हाँ इन्होंने बॉलीवुड में फेमिनिज्म की बातें की और तमाम बातें की, मतलब कि वहां पर जेंडर पॉलिटिक्स को लेकर, और फिर आलिया भट्ट पे आ गए घूम फिर के। तो हाँ बोले आलिया भट्ट की गंगूबाई ने जो कमाई की, मतलब मेरे लिए वो सबसे एक हाँ। महान एक दृश्य था मेरे लिए, क्योंकि वो फिल्म जो अच्छा। है पूरी आलिया के परफॉर्मेंस पे है, सब कुछ हाँ उसमें आलिया भट्ट है। मतलब हाँ सारी बातें करते करते घूम फिर के वो आलिया भट्ट पे आ गए, और ये बताने लगे कि भाई आज के समय में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया आलिया के अलावा किसी का भी, फिल्मों के हम्म। नाम पे उन्होंने गंगूबाई के साथ में स्त्री 2 का नाम ले दिया, और कहा कि हाँ आज के समय में तो बहुत सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में हैं, वो जो हमारे हीरोज, बड़े बड़े हीरोज हैं, उनसे बेहतर कमाई कर चुकी हैं या उनसे बेहतर ओपनिंग ली है। लेकिन नाम उन्होंने सिर्फ आलिया का लिया, पर जब उन्होंने हाँ गंगूबाई का नाम लिया तो ये बताना हाँ। भूल गए कि उसके बाद वही आलिया है जिनकी जिगरा का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ, जिस पर यह भी आरोप लगा चोरी की कहानी, जिस पर यह भी आरोप लग गया कि आलिया और प्रोड्यूसर जो है वो अपना पैसा लगा के टिकट खरीद के हाउसफुल बता रहे हैं। मतलब हाँ। ये सारा करने के बाद भी आखिरकार वो जाते वही है नाम लेने के,
तो ये कितने ईमानदार रह पाएंगे रीजनल सिनेमा में जाकर टैलेंट ढूंढने के बाद भी, ये हमको समय बताएगा। क्या ये एक किसी सवाल को है ऐसा सर, लेकर आए? जी जी नहीं आप बात पूरी कीजिए फिर मैं पूछता हूँ। हाँ, मतलब क्या ये वाकई कोई ऐसा टैलेंट ला पाएंगे कि जिसको ईमानदारी से कह सके कि ये आलिया भट्ट से और अनन्या पांडे से बड़ा है, मैं ऐसा टैलेंट खोज के लाया हूं? या उसको भी लाएंगे और तारीफ फिर आलिया और अनन्या की ही करेंगे? मुझे लगता नहीं कि ये अपने पैमाने बदल सकते हैं, इनके दिमाग में पैमाने सेट हैं। बिल्कुल। एक दर्शक है हमारे इन्फिनिटी वॉरियर, जी ये हमारे साथ जुड़ते हैं यूएस से, हमेशा आपके चैनल पर भी आते हैं, मेरे चैनल पर भी जी आते हैं। जी ये कह रहे हैं आप दोनों से सवाल है कि यशराज फिल्म्स का क्या हाल होगा, उस पर भी बात करें, वो बस स्पाई यूनिवर्स के सहारे टिका हुआ है। तो स्थिति तो देखिए, जैसा हमने कहा, पहले मैं बोल देता हूं फिर रवि जी भी बोल देंगे, जी जी कि स्थिति तो किसी की भी अच्छी नहीं है। बॉलीवुड में स्थिति अगर अच्छी होती तो ये हाल न चल रहा होता। हर कोई अपने अपने हाथ पांव मार रहा है। करण को लगा वो क्षेत्रीय सिनेमा में जा सकते हैं, वायरफ को लगा कि ठीक है हम यहां पर जोड़ियां बनाते हैं, स्पाई यूनिवर्स बनाते हैं। तो हाथ पांव हर कोई मार रहा है। देखिए, ये जो हालात हैं इन सब के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, कोई और हाँ जिम्मेदार नहीं है। वाईआरएफ जैसे प्रोडक्शन हाउस की बात करें और इन्होंने जैसे कहा कि उसका पूरा सिनेमा स्पाई यूनिवर्स के इर्द गिर्द सिमट गया है, इससे हाँ शर्मनाक क्या हो सकता है? आप बताइए। हाँ आप बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो, लोग घोषित रूप से ये कहते हैं हाँ हाँ कि हाँ आदित्य चोपड़ा की जो कंपनी है वो सबसे बड़ा स्टूडियो है, अच्छे खासे इलाके में आप अंधेरी में फैले हुए भी हैं, वो भी दिखता है। हम्म आप इतने बड़े स्टूडियो होने के बाद भी कंटेंट के नाम पे क्या बना रहे हैं? आपकी पिछली लगातार मतलब 2-3 सालों में फिल्में जो है, एक आध कोई छोड़ दें, पठान जैसी फिल्म छोड़ दीजिए, एक आध कोई और हो सकती है जिसने कमाया हो हाँ थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन कई फिल्मों ने तो आपको नुकसान दिया है। आप इतने बड़े प्रोड्यूसर है, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, लेकिन पिछले दिनों खबर थी कि कंटेंट के लिए आपने एक पोशंपा फिल्म्स है, छोटी और नई कंपनी, उसके साथ जो है आपने टाई अप किया है, या जो भी आपकी शर्तें हैं। हाँ मतलब आपके पास कंटेंट के लिए कुछ नहीं, मतलब आप इतना बड़ा स्टूडियो चला रहे हैं, हाँ कंटेंट के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। आपको किसी दूसरी कंपनी से टाई अप करना पड़ता है, या उनके साथ जो है किसी भी तरह से मिलकर काम करने के लिए तैयार होना पड़ता है कि भाई कंटेंट आप लेके आना, हमारे पास नहीं है। अभी भी इसके बाद पता चल रहा है कि धूम 4 पे बात कर रहे हैं, 3 पे या 4 पे शायद, हाँ। तो रेस्टोरेंट आप आपने उसी खोल लिया और शेफ नहीं है आपके पास। नहीं है, तो आपके पास आइडिया ही नहीं। आपने इतना, अगर आपके पास इतना पैसा था, आपके पास सब कुछ, आप फिर से वो मर्दानी बना रहे हैं, एक और उसकी नई किस्त, पिटी हाँ पिटाई 2 फिल्मों की, एक ठीक है हाँ थोड़ा बहुत चली, मतलब आप हाँ बस पुराना है। आपने राइटर्स के लिए कोई टीम अपनी तैयार नहीं की, आपने हाँ क्रिएटिव लोगों की कोई, मतलब आपके पास टीम नहीं है। हाँ सोचने के लेवल पे सब खाली हैं, सिर्फ ये है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास स्टूडियो है, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे कहने पे कोई भी सितारा आके खड़ा हो जाता है, हम उसको हाँ ले लेंगे, हम नए चेहरे को लॉन्च करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अंदर कोई कनेक्शन होगा या बिजनेस वाला कोई कनेक्शन होगा, तो वो हाँ सारे गणित आप बिठा लेंगे। लेकिन आपके हाँ पास कहानी नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास अच्छे स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, तो वो जो जड़ है, जो कि उस हम्म, पूरे पेड़ को सींचती है और हरा भरा रखती है, हाँ वही नहीं है आपके पास। तो जब आपकी जड़ें ही खोखली हो गई, वही मर गई, तो ये कितने दिन तक ये आपका हरा भरा पेड़ जो है वो हरा भरा हाँ रह पाएगा? सोचने वाली बात है। आपकी आवाज नहीं आ रही उज्जवल जी। हाँ कुछ इंटरनेट का इशू हो गया था। हाँ हाँ जी यहाँ जी ये हाँ। भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ बड़े नामों से फिल्में नहीं चलती हैं। अगर हम अब भी वहीं बैठे हैं तो हम भूल रहे हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को, जिसमें अमिताभ और आमिर खान दोनों थे, और क्या हश्र हुआ था उस फिल्म का। नाम से अगर पिक्चर चल जाती तो फिर क्या बात थी।
ठीक है कि भाई अमिताभ और आमिर को एक बार पहली बार साथ लाने का काम किया यशराज ने, लेकिन कहानी नहीं थी तो फुस हो गया मामला। तो वही बात है कि रेस्टोरेंट खोल लिया और शेफ हम पड़ोस से ले आएंगे, किसी और से बनवा लेंगे खाना, हमारा तो नाम बिकता है। तो आदमी रेस्टोरेंट में जिस तरह से डिश खाने आता है, उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप पिक्चर रिलीज कर रहे हैं तो लोग उसका कंटेंट देखकर आते हैं, नाम देखकर नहीं आते हैं किसने बनाई है। तो ये स्थिति मुझे लगता है कि अब अगर ये समझ जाते हैं तो इनके इनके लिए बेहतरी है, और नहीं समझ पाते हैं तो फिर इनको अभी शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कमी कहाँ है। भाई अगर ये कंटेंट बनाएंगे नहीं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर वो आजकल जो फूड सर्विसेज चल रही है, जोमेटो जैसी कंपनियां, ये वही जोमेटो बन हो के रह जाएंगे जाएंगे। रेस्टोरेंट। हाँ बस इधर से माल उठाओ और उधर माल पहुंचाओ, अपना कुछ हाँ है ही हाँ नहीं। हाँ। तो वो स्थिति है। हालांकि वो भी बुरा नहीं है अगर ढंग से करना आ जाए तो, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीप्लेक्स की अलग समस्याएं हैं और छोटी फिल्मों को ये हाथ नहीं लगाते हैं, छोटे कंटेंट को ये हाथ नहीं लगाते हैं। सर ये छोटा कहते कहते खुद क्या हो गए हैं? ये खुद क्या हो गए हैं, छोटा बिल्कुल कह रहे ठीक हो, बात है, कुछ बिल्कुल छोटे बिल्कुल लाल सही हो गए बात हो। है। वो छोटे हो गए हैं। तो ये समय ने करवट बदली है और इन सब की स्थिति जो है अब सामने आ रही, जैसा हमने कहा ना कि एक और स्टूडियो जिसकी हॉलीवुड स्टूडियो से बात चल रही है, उस खबर का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। वो भी जी। बड़ी हलचल वाली चीज रहेगी। और ये कि हाँ आप बॉलीवुड के सारे ही जो बड़े प्रोडक्शन कंपनीज हैं इनको उठा के देख लीजिए, अगर ओटीटी नहीं आया होता, मतलब कोरोना के बाद से उसका उभार नहीं होता और उस पर इतना कंटेंट नहीं जा रहा होता, तो सोचिए इनको कहाँ से इनकी वो फिल्में जो फ्लॉप हो गई हैं उसका जो थोड़ा बहुत पैसा मिला वो कैसे मिलता। ये कैसे ओटीटी में? के लिए बना रहे तो ये क्या बना रहे होते, ये वेब सीरीजें हाँ नहीं बना रहे होते तो क्या बनाते होते। कितना बड़ा क्रिएटिव वैक्यूम इनके अंदर क्रिएट हो चुका है, आप सोचिए, ये जीरो हो चुके हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ही इनको बचाया हुआ है कि वो, मतलब कहना चाहिए कि जो सरियों बल्लियों और खम्भों से एक तरीके से टिकाए हुए है, ओटीटी इनके हाँ लिए बैसाखी का काम कर रहा है। हाँ वरना तो ये हाँ भरभरा के गिर चुके होते अभी तक, क्योंकि दर्शक देखने को राजी नहीं है, आपको बनाना आ नहीं रहा है, तो अब सारी हम्म। माल बन के जो उधर ओटीटी पर सप्लाई करो, चाहे जैसा भी हो। तो उस तरह से अब इनके काम चल रहे हैं, बस बाकी तो सिनेमा के रूप में खत्म हो चुके हैं। सच्चाई यही है। यूनिवर्स बनाने से थोड़ी मतलब फिल्में चलती हैं कि देखने आ जाए। फिर आपने टाइगर की तीसरी फिल्म बनाई थी ना, हाँ हाँ सलमान हाँ। खान होने के बावजूद, आप इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, उसके बावजूद हम्म। क्या हुआ। ब्रह्मास्त्र की तीन फिल्मों की आपने सीरीज बताई थी ना, पहली बनने के बाद दूसरी का आता पता ही नहीं है। खूब उस समय भी शोर किया, इतना कमा लिया उतना कमा लिया और ये वो, क्या हुआ फिर। जैसे नोटबंदी होने के बाद कभी किसी का जिक्र हमने सुना नहीं किसी के मुंह पे कि नोटबंदी के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसी ब्रह्मास्त्र के बाद हमने कुछ जिक्र नहीं सुना कि वो बनेगी नहीं बनेगी, आएगी नहीं बिल्कुल आएगी। मतलब वो आता था ना पहले एक ऐड, दोबारा मत पूछना। वो दोबारा मत पूछना हो गया कि बिल्कुल। हाँ, तो ये यूनिवर्स बनाने से, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाने से, ये सब से ये बेकार की चीजें हैं। आप चाहें तो 1.5 घंटे का बढ़िया सिनेमा बनाइए, पर आपसे उतना ही नहीं बन रहा है। आप बना रहे हैं सीरीज में फिल्में, आपको लग रहा है वीएफएक्स से हम चमका देंगे, आपको लग रहा है लोगों को दिखा देंगे बड़ा। हॉलीवुड से आ रहा है भाई, लोग वो देख रहे हैं। और वो नहीं भी तो भी साउथ से या मलयालम से वो छोटी छोटी कहानियां आ रही है भाई, जो बिल्कुल एकदम जमीनी है, जिसका हीरो हीरोइन एकदम गरीब है। तो कहानियां झोपड़पट्टी में चली जाती है, मिडिल क्लास घरों में या लोअर मिडिल क्लास घरों की कहानियां आ रही है और बड़ी दिल को छूती हैं। हाँ आप जो एक 500 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, उसमें चाय नाश्ते के खाने के खर्चे में उनकी फिल्में बन जा रही हैं और वो हाँ। तारीफें पा रही हैं, वो पुरस्कार पा रही हैं। तो ये सब देख के इनको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती थोड़ी बहुत। रवि जी अब कल से हमें काफी उम्मीदें हैं, वैसे अब बात कर रहे हैं बॉलीवुड की तो कल हाँ छावा आ रही जी है। जी, कल तो आप छावा भी आ रही है, देखने जाएंगे, बिल्कुल मैं भी देखने जाऊंगा, और फिर हम रात में रिव्यू करेंगे बिल्कुल। ही जब रात में जुड़ेंगे। जरूर हम बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी वो फिल्म। हाँ। फिलहाल मैं इजाजत लूंगा आपसे क्योंकि मेरा एक और लाइव जी जरूर, सेशन है। हमारे एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल। हैं संजय अरोड़ा जी, वो आते हैं और वो विकी कौशल का बर्थ चार्ट देखकर बताएंगे कि कल अरे वाह। क्या सितारे उनके बोलने वाले हैं। तो जो दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम बस 5 मिनट के अंदर दोबारा हाजिर होंगे। मेरे साथ मेहमान होंगे संजय जी। रवि जी, आपका इस बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत
खुलकर हमने बातचीत शुक्रिया की उज्जवल कि जी। करण जौहर के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। उम्मीद है वक्त रहते अक्ल आएगी तो सुधरेंगे और अच्छा भला उसमें सभी का है, दर्शकों को अच्छा सिनेमा मिलेगा, इनको अच्छा पैसा मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा। उम्मीद है कि हमारी बातों से सीखेंगे, बिना बुरा माने, बिना अपने दिल को लगाए कि हमको ये क्या बोल दिया। तो कड़वी जो गोली होती है वो होती कड़वी है पर देती फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कल शुक्रिया रवि। मिलते हैं हाँ शाहबाज कल के साथ मिलते हैं, जी। कल रिव्यू करेंगे जी। थैंक पक्का। यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।